हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर जो है इनकम टैक्स वो कवर कर रहे हैं। अब वैसे तो ये जो वीडियो है मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बना रहा हूँ जो कि इनकम टैक्स का है, लेकिन इनकम टैक्स जो पुराने एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बीकॉम की कुछ बच्चों का थर्ड सेमेस्टर में भी है और कुछ बच्चों का फिफ्थ सेमेस्टर में ही है। तो जिसका जिस भी सेमेस्टर में हो, ये जो क्लासेस है वो स्पेसिफिकली बीकॉम के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है और इनकम टैक्स का है। तो अगर आपकी सिलेबस में या फिर आपकी सेमेस्टर में इनकम टैक्स है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, अब इनकम टैक्स में हम लोग कवर कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। मैंने पूरा का पूरा जो इनकम टैक्स का क्लासेस है वो सिक्वेंशनली अपलोड कर रहा हूँ। सो पहले हम लोगों ने व्हाट इज टैक्स उससे स्टार्ट किया था, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में कि टैक्स क्या है, लॉ क्या है, ये सब हमने बात किया था। फिर हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका क्या क्या प्रोविजंस है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हेड्स ऑफ इनकम कवर कर रहे हैं और उसमें जो पहला हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी, वो हम लोग कवर कर रहे थे। सैलरी में अभी तक हम लोगों ने रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो भी थे, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, ये सब कवर कर लिया है। हम लोगों ने जितने भी टाइप के अलाउंसेस है, मॉनेटरी बेनिफिट्स, वो सब कुछ कवर कर लिया था। और पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था एग्जेम्प्टेड पर्क्विजाइट्स के बारे में। पर्क्विजाइट्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होता है या फिर फैसिलिटी होता है जो कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है अपनी एम्प्लॉइज को। सही है। और इसमें जो पहला टाइप था वो था एग्जेम्प्टेड पर्क्विजाइट्स का। ओके तो अगर आप लोग ये जो क्लास है आज का, ये जो वीडियो है, ये अगर आपका पहला वीडियो है इनकम टैक्स का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले से देखिए। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आप इसे एग्जाम से पहले देख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और इनकम टैक्स का एक बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा आप लोगों को। सही है। चलिए सर, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टैक्सेबल पर्क्विजाइट। हम लोगों ने एग्जेम्प्टेड पर्क्विजाइट यानी कि जो जो पर्क्विजाइट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, टैक्सेबल पर्क्विजाइट, टैक्सेबल पर्क्विजाइट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है एग्जेम्प्टेड पर्क्विजाइट्स के बारे में, तो अब हम बात करेंगे टैक्सेबल पर्क्विजाइट्स के, यानी कि कौन कौन से जो पर्क्विजाइट्स है वो टैक्सेबल होने वाले इनकम टैक्स में। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के पर्क्विजाइट, टैक्सेबल पर्क्विजाइट्स है। एक है जो टैक्सेबल है ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज एंड एक है ओनली फॉर नॉर्मल एम्प्लॉइज। ओके, मतलब ऑल एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल है और एक है स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए। तो इसमें जो पहला पर्क्विजाइट आता है वो आता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय द एम्प्लॉयर। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स, जो एम्प्लॉयर होता है, जो मालिक होता है, वो अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेता है। ठीक है, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाता है उसके लिए। ठीक है, तो अगर कोई एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है, तो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है और उसका प्रीमियम कंपनी पे कर रहा है, तो उस केस में जितना भी प्रीमियम अमाउंट है वो क्या होगा, पर्क्विजाइट ट्रीट किया जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। सपोज मैं कंपनी में काम करता हूं जिसका नाम है टाटा स्टील। ओके, टाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड में मैं काम करता हूं। टाटा लिमिटेड ने क्या किया, मेरे नाम पे एक 5 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 करोड़ का मेरे नाम पे निकाला। सही है। सो ये जो 5 करोड़ का पॉलिसी उसने मेरे नाम पे निकाला, इसके लिए प्रीमियम उसका आता है सपोज महीने का 15,000 का। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस वगैरह निकाला है, महीने का 15,000 का आता है पर मंथ। तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम, ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी मेरे नाम पे कर रहा है, देखो ये क्या होगा, ये मेरे सैलरी में ऐड हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है यहाँ पे कि देखो ये आपको मिल क्यों रहा है, ये एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के वजह से मिल रहा है। दिस इज ओनली रिसिव्ड और ओनली पेड बाय एम्प्लॉयर बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। और ये जो लाइफ इंश्योरेंस लेना है ये तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो एम्प्लॉयर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इससे हम क्या करेंगे, इनकम ट्रीट करेंगे और ये आपकी सैलरी में टैक्सेबल होगा। हाँ, हालांकि एक चीज है कि अगर चाहे तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80C।
ओके 80C के अंडर एम्प्लॉय क्या कर सकता है, इसका डिडक्शन क्लेम कर सकता है, जो कि 80C के अंडर मैक्सिमम कितना मिलता है, 1,50,000 का मैक्सिमम मिलता है आपको, 1,50,000 इज द हाईएस्ट। ओके सो ये पहला वाला जो टैक्सेबल परक्विजाइट है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करता है तो उस केस में क्या होगा, पहले जितना भी वो प्रीमियम पे करता है उतना आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। सपोज एम्प्लॉयर महीने का 15,000 पे कर रहा है तो 15,000 इंटू 12 यानी कि 1,80,000 पहले सैलरी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद में क्या कर सकता हूँ, 80C के अंडर डिडक्शन ले सकता हूँ मैक्सिमम 1.5 लाख का। सही है सर, बिल्कुल। ओके अब हम लोग चलेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन की केस में। सर रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या है, देखो एम्प्लॉयर अगर आपको घर प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयर अगर आपको क्या कर रहा है, घर प्रोवाइड कर रहा है रहने के लिए, जो क्वार्टर होता है ना, अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो उसका टैक्सेशन कैसे होगा। और मैं बोलूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट परक्विजाइट यही है, आज के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट परक्विजाइट कोई है तो वो यही है। ओके देखो इसमें क्या है ना कि जो घर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है वो 2-3 टाइप में डिवाइड है। पहले तो है कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके लिए टैक्सेशन अलग होगा, उसके बाद आप अगर एक प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उसके लिए भी टैक्सेशन अलग होगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा। ओके तो गवर्नमेंट अगर हाउस प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉयज के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर घर मिला है तो घर किस टाइप का है वो हमें चेक करना है। घर किसी टाइप का है मतलब क्या वो एक फॉर्निश्ड अकोमोडेशन है या फिर वो एक अनफॉर्निश्ड अकोमोडेशन है। सर फॉर्निश्ड एंड अनफॉर्निश्ड का मतलब क्या है, फॉर्निश्ड अनफॉर्निश्ड का मतलब है ओनली हाउस यानी कि सिर्फ आपको घर मिला है तो उसे हम बोलेंगे अनफॉर्निश्ड अकोमोडेशन। फॉर्निश्ड अकोमोडेशन का मतलब क्या है सर, हाउस प्लस फर्नीचर, हाउस प्लस फर्नीचर, हाउस के साथ साथ अगर आपको फर्नीचर भी मिला है तो वो है फॉर्निश्ड अकोमोडेशन। अगर आपको सिर्फ घर मिला है तो वो क्या है, अनफॉर्निश्ड अकोमोडेशन। सर अनफॉर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू क्या है, देखो पहले आपको अनफॉर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू निकाल लेना है, मतलब पहले आपको घर का वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद अगर आपको फर्नीचर मिला है तो उसमें फर्नीचर का कॉस्ट ऐड करना है। बात इतना ही है, बहुत सिंपल है। सो अनफॉर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो गवर्नमेंट क्या करता है ना स्टूडेंट्स, हर अपने घर के लिए, चाहे वो किसी छोटे एम्प्लॉय को चाहे किसी बड़े एम्प्लॉय को, हर एक एम्प्लॉय के लिए वो एक लाइसेंस फी डिसाइड करके रखता है। एवरी एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, एक लाइसेंस फी डिसाइड करके रखता है कि इस घर का वैल्यू कितना है, जिसे गवर्नमेंट की लैंग्वेज में बोला जाता है लाइसेंस फी, जिसे गवर्नमेंट की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, लाइसेंस फी। अब इस लाइसेंस फी का वैल्यू जो भी होगा, सपोज मैं एक रेलवे का एम्प्लॉय हूं, मुझे एक घर मिला है जिसका लाइसेंस फी है 1 लाख रुपए का, ठीक है, पर मंथ 1 लाख रुपए का। या फिर मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं जिसका घर का जो वैल्यू है ना, जिसे घर मिला है उसका लाइसेंस वैल्यू है 1 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है। सो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनी अमाउंट रिकवर, यानी कि अगर मेरे सैलरी से, मेरी तनख्वाह से कोई पैसा डिडक्ट हो रहा है तो वो माइनस करना है। बट अगर कोई भी डिडक्ट नहीं हो रहा है, सर सपोज गवर्नमेंट मुझसे 500 रुपए पर मंथ ले रहा है, यहाँ पे कॉमा क्यों दे रहा हूं मैं, 500 रुपए पर मंथ ले रहा है, तो 99,500 क्या होगा मेरे हाथ में परक्विजाइट टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। देखो रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फ्री में रहने के लिए घर प्रोवाइड कर रहा है, या फिर इसे कंसेशनल अकोमोडेशन भी बोलते हैं। अब कंसेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि घर के वैल्यू बहुत होगा और आपकी सैलरी से बहुत छोटा अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट डिडक्ट किया जा रहा होगा। ओके तो यहां पे पहले हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की केस में। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की केस में क्या है, 2 टाइप के हाउस है, एक है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अनदर इज फर्निश्ड अकोमोडेशन। जो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है वो बहुत ही सिंपल है कि देखो आपको सिर्फ घर मिला है तो घर का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि गवर्नमेंट का जो घर है वो तो खुद का होता है, तो गवर्नमेंट अपने घर के लिए एक लाइसेंस फी डिसाइड करता है, इट्स सिमिलर टू रेंट, वो डिसाइड करता है। तो वो जो लाइसेंस फी है वो एक्चुअली एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर सर एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पैसा डिडक्ट हुआ है उस घर के लिए तो वो माइनस कर लीजिए, जो नेट ऑफ अमाउंट होगा वो क्या होगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा आज परक्विजाइट। सो वैल्यू ऑफ परक्विजाइट सर कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, लाइसेंस फी डिसाइड बाय गवर्नमेंट माइनस एनी अमाउंट रिकवर, लाइसेंस फी डिसाइड बाय गवर्नमेंट माइनस एनी अमाउंट
रिकवर, तो जो भी होगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सही है सर, डन। ओके सर, अगर घर फॉर्निश्ड हुआ है तो यानी कि फर्नीचर भी मिला है उसके साथ साथ घर भी मिला है, तो उसके केस में क्या होगा? देखो इस केस में दो चीजें हो सकता है। घर तो आपके पास पहले ही है, घर का वैल्यू निकालना आपको पता है। घर का वैल्यू जो है ना स्टूडेंट्स, घर का वैल्यू हमेशा ऐसे ही निकलेगा जैसे अभी हमने अनफर्निश्ड का कैलकुलेशन किया। सो पहले आपको घर का वैल्यू निकाल लेना है, उसे हम बोलेंगे परक्विजाइट वैल्यू। यहाँ पे जो पर्क वैल्यू है ना, इसका मतलब है कि अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है, मतलब अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में जैसे आपने वैल्यू निकाला था, इसका मतलब पूरा का पूरा वैसा ही है परक्विजाइट वैल्यू। ठीक है, तो परक्विजाइट वैल्यू यहाँ पे जो आया है वो यहाँ पे आ जाएगा परक्विजाइट वैल्यू। देखो ये जो है ना, ये हो जाएगा परक्विजाइट वैल्यू आपका। ठीक है, सो सर फर्नीचर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर फर्नीचर गवर्नमेंट का है, परक्विजाइट का मतलब वैल्यू का मतलब है कि घर का वैल्यू अपने जैसे निकाला, लाइसेंस फी माइनस एनी अमाउंट रिकवर, वो निकाल लीजिए। उसके बाद जो फर्नीचर है, फर्नीचर अगर गवर्नमेंट ने खुद खरीद के दिया है, मतलब एम्प्लॉयर ने परचेज किया है, उसके बाद एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया है, तो जो उसका कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है, जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है फर्नीचर का, उसका 10% ले लीजिए डेप्रीसिएशन। तो ये वन टाइप ऑफ डेप्रीसिएशन है, आपको लेना है 10% इंटू कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। तो परक्विजाइट वैल्यू क्या आ जाएगा? पर्क वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्लस 10% इंटू कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। फर्नीचर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर अगर हुआ सर अगर फर्नीचर भाड़े पे गवर्नमेंट लाके आपको दिया है तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगा? पर्क वैल्यू प्लस रेंट पेड फॉर द फर्नीचर, परक्विजाइट वैल्यू प्लस रेंट पेड फॉर द फर्नीचर। सही है सर, सही है। इसके बाद आता है प्राइवेट एम्प्लॉयज का केस। सर अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उसका क्या होगा? देखो प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में भी दो टाइप के हैं घर, इसमें एक तो है फर्निश्ड अकोमोडेशन और एक है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। आज यूजुअल जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में था, सिमिलर कुछ ट्रीटमेंट यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए। तो फर्निश्ड अकोमोडेशन के बारे में तो अभी हम बात करेंगे ही नहीं, थोड़े बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, यानी कि अगर आपको घर सिर्फ मिला है, सिर्फ घर मिला है, तो उसके केस में ट्रीटमेंट क्या होगा? तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है बेटा, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, और वो दो कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का है। एक है अकोमोडेशन हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एक है अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और एक है अकोमोडेशन हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। यानी कि एम्प्लॉयर का घर, एक है एम्प्लॉयर का खुद का घर है और एक है एम्प्लॉयर घर भाड़े पे लाके आपको दिया है, एम्प्लॉय ने खुद लीज लिया है और वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर ने किसी से घर भाड़े पे लेके आपको दे रहा है रहने के लिए, तो क्या होगा? इसमें दोनों में से, ये दोनों में से जो भी लोअर आएगा वो क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा, परक्विजाइट वैल्यू होगा, उसमें से माइनस आप करोगे एनी अमाउंट रिकवर। तो दो वैल्यू सर कौन है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लीज रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर जितना एक्चुअल भाड़ा पे कर रहा है, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और पेबल बाय द एम्प्लॉयर, और 10% ऑफ सैलरी व्हिच एवर इज लोअर। एम्प्लॉय का जो सैलरी है उसका 10% और एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लीज रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, दोनों में से जो भी लोअर होगा, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। अब हमेशा, और ये जो अमाउंट आएगा ना, इसमें से अगर एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पैसा डिडक्ट हुआ है तो वो आपको क्या करना है? माइनस करना है। सो अगर अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर अकोमोडेशन भाड़े पे आया है एम्प्लॉयर का, तो उस केस में क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर 10 और 10% ऑफ द सैलरी व्हिच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर आएगा उसमें से माइनस करना है एनी अमाउंट रिकवर। ओके ओके सर, अब बात करते हैं अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने खुद का घर प्रोवाइड किया, घर खरीद के प्रोवाइड किया, तो हम ये चेक करेंगे कि सर जो घर प्रोवाइड किया है वो कौन सी सिटी में, एंड उस सिटी का पॉपुलेशन कितना है। अगर सिटी का पॉपुलेशन आज पर द सेंसस 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से अगर उस सिटी का पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो सैलरी का 10% आपको लेना है एज परक्विजाइट वैल्यू। अगर सर पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है बट लेस देन इक्वल टू 40 लाख से आज पर द सेंसस 2011, तो उस केस में 7.5% ऑफ द सैलरी लेना है। अगर पॉपुलेशन 15 लाख या फिर इससे कम है तो कितना लेना है? 5% ऑफ द सैलरी आपको लेना है एज परक्विजाइट वैल्यू, और इसमें से भी हमेशा आपको माइनस करना है एनी अमाउंट रिकवर।
सो याद रखना है, कैसे रखना है, देखो दो टाइप के अकोमोडेशन हो सकता है। अकोमोडेशन लीज्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि अगर अकोमोडेशन टेकन ऑन लीज बाय द एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन भाड़े पे लिया है तो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 10% ऑफ द सैलरी व्हिच एवर इज लोअर। अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का है तो क्या करना है, ग्रेटर देन, अगर पॉपुलेशन जिस सिटी में अकोमोडेशन है उसका पॉपुलेशन अगर 40 लाख से ज्यादा है, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी greater than 40 lakhs as per the census 2011, then you have to take 10% of the salary. अगर population 15 लाख से ज्यादा है बट 40 लाख से कम है, if population of the city is greater than 15 lakh but less than equal to 40 lakhs as per the census 2011, then आपको 7.5% of the salary लेना है, and if population is less than equal to 15 lakhs then you have to take 5% of the salary. Done sir? Done. इसके बाद अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने अनफर्निश्ड का वैल्यू निकाला है सेम आपको घर का वैल्यू ऐसे ही निकालना है अनफर्निश्ड का। अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है, अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर खरीद के आपको दे रहा है तो जो कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर है उसका 10% आपको डिप्रिसिएशन लेना है। अगर फर्नीचर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो परक्यूजेट वैल्यू लेना है, और जो एक्चुअल रेंट फर्नीचर के लिए एम्प्लॉयर पे करता है वो लेना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो भी कैलकुलेशन था प्राइवेट एम्प्लॉय का भी सेम कैलकुलेशन आ जाएगा, बस आपको अनफर्निश्ड की तरह वैल्यू निकालना है प्लस उसमें फर्नीचर का कॉस्ट क्या करना है ऐड कर लेना है। 10 अगर ओन्ड बाय ओन्ड फर्नीचर है मतलब फर्नीचर खुद का है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, अगर फर्नीचर भाड़े पे लाके दे रहे तो रेंट पेड फॉर द फर्नीचर। सही है सर? बिल्कुल। चलो उसके बाद आता है एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड होटल फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर ने घर प्रोवाइड नहीं करके होटल फैसिलिटी प्रोवाइड किया है सर, तो उसके केस में क्या होगा, देखो दो तरह की हो सकता है यहाँ पे। एक हो सकता है कि ऑफिशियल पर्पज के लिए दिया हो, एक हो सकता है कि रेसिडेंशियल पर्पज के लिए दिया हो। अगर आपको ऑफिशियल कोई भी पर्पज के लिए दिया है तो उस केस में क्या होगा, नॉट टैक्सेबल। अगर आपको रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यानी कि रहने के लिए दिया है, ऑफिशियल टूर में नहीं गए आप, रहने के लिए दिया है तो 15 दिन तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, अप टू 15 डेज नॉट टैक्सेबल। आफ्टर 15 डेज क्या होगा, देखो आफ्टर 15 डेज परक्यूजेट वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 24% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर व्हिच एवर इज लोअर, उसमें से आपको माइनस करना है एनी अमाउंट रिकवर। तो 24% ऑफ सैलरी क्यों लिया गया है सर, यहाँ पे तो 10% लिया जा रहा था क्योंकि होटल में रेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है तो खर्चा ज्यादा आता है। सो 24% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर व्हिच वन इज लोअर। ओके, अब चलिए बात करते हैं सैलरी के मीनिंग के बारे में। सर ये जो हर जगह पे सैलरी लिखा जा रहा है, सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस इफ मतलब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस फीस प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस। ओके सर? ओके चलो सर परक्यूजेट वैल्यू अगर हम एक बार निकाल लेंगे, हर बार ये बड़ा सा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत है क्या? नहीं, हर बार ये बड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। परक्यूजेट वैल्यू जो होता है ना, परक्यूजेट वैल्यू क्या होता है, परक्यूजेट वैल्यू अगर एक बार आपने निकाल लिया तो आपको नेक्स्ट ईयर निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर एक फॉर्मूला आप अप्लाई करके नेक्स्ट ईयर का निकाल सकते हैं। सपोज आपने 2024-2025 के लिए परक्यूजेट वैल्यू निकाल लिया, तो जो 2025-2026 है उसके लिए आप इस फॉर्मूला के थ्रू वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो परक्यूजेट वैल्यू इन द फर्स्ट ईयर, आपका जो जब आपने परक्यूजेट कैलकुलेशन किया, रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट किया, उस साल का आपको परक्यूजेट वैल्यू लेना है, परक्यूजेट वैल्यू इन द फर्स्ट ईयर। ओके, इनटू मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द करेंट ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द फर्स्ट ईयर। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि परक्यूजेट वैल्यू 2021-2022 में आपने पहली बार कैलकुलेट किया 1 लाख रुपए, आपने परक्यूजेट वैल्यू कैलकुलेट किया 2021-2022 में 1 लाख रुपए का। सही है? अब तो आपको क्या करना है, अगर आपको 25-26 का या फिर 24-25 का निकालना है, सपोज इस साल का निकालना है, तो उस केस में क्या करेंगे, आपको 1 लाख रुपए ले लेना है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर फॉर द करेंट ईयर। सो 2024-2025 का इंडेक्स नंबर निकालना है। अब ये जो इंडेक्स नंबर होता है वो आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर इस साल का इतना है, तो 2024-2025 का कितना है, 363, एंड यहाँ पे नीचे लेना है 2021-2022 का, 2021-2022 का सपोज है 289, ठीक है। तो उस केस में कितना आ जाएगा, देखते हैं एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। सही है, चलो
सो यहाँ पे हमारा ये जो कैलकुलेशन आएगा 363, ये जो 289 है ना, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये वाला एग्जैक्ट है। 20 मतलब 2021 2022 के लिए ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है तो कैलकुलेशन करने के लिए। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख तो आपका परक्विजेट वैल्यू आ जाएगा 1,25,605। सो ऐसे आपको निकालना है। ये वाला जो है स्टूडेंट्स मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, आपको एग्जैक्ट इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। सही है, चलो ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट परक्विजेट था और थोड़ा सा बड़ा था, तो आपको इसे याद रखना है। ये क्लास को आप बार बार देख सकते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हमारा क्लास आपको पसंद आ रहा है, अगर आप हमारे क्लासेस समझ पा रहे हैं, ये आपको कुछ हेल्प कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करिए, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो मेन मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी चैनल के थ्रू हम क्या करें, अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। लेकिन ये तभी हो पाएगा अगर हमारा चैनल ग्रो करता है, हमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं यूट्यूब की तरफ से, जिससे हम आपकी क्लासेस के लिए क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें तब हो पाएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। ये आपके लिए बहुत ही मतलब बिल्कुल फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। और इससे आप अगर किसी स्टूडेंट्स की मदद करते हो, उसे ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हो, तो इसे ये उसकी बीकॉम में बहुत अच्छे हेल्प करेगा। विदाउट एनी फी वो क्या कर सकता है, अच्छे कंटेंट्स अच्छे जगह से पढ़ सकता है, ठीक है। सो इसी के साथ आज हम यहाँ पे इसी क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।